नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज आपको एक ऐसी इनसाइड स्टोरी सुनाते हैं जहां देश के भीतर विकास की नींव रखी जा रही है, तो वहीं पर्दे के पीछे से डॉलर और विदेशी करेंसी का एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जो भारत की रफ्तार को ब्रेक लगाने की साजिश में जुटा है। जी हां, एक तरफ भारत जब नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो दूसरी तरफ विदेशी पैसों के दम पर आंदोलनों की आग भड़काने और देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने की एक बेहद गहरी पटकथा लिखी जा रही है। लेकिन अब इस खेल पर देश का सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है। सरकार विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक यानी कि FCRA के जरिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिसमें काली विदेशी फंडिंग वाले गैर सरकारी संगठन और संदिग्ध संस्थाओं की साठगांठ हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगी। अब तक विदेशी फंड लेकर भारत की सड़कों पर बवंडर खड़ा करने वाले फर्जी कार्यकर्ता और संदिग्ध समूहों के लिए रास्ते पूरी तरह से बंद होने वाले हैं। आखिर क्यों अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देश भारत के इस एक कानून से बौखला गए, और क्यों धर्मांतरण और आंदोलन के नाम पर दुकान चलाने वाले संस्थाओं की रातों रात नींद उड़ गई है? क्या वाकई विदेशी पैसों से भारत के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने का काम होता है? वो इंटरनेशनल टूल किट की तरह चल रहे होते हैं? आज इस खास रिपोर्ट में हम विदेशी फंडिंग के इस पूरे नेक्सस की परत दर परत पोल खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे संशोधनों से अब भारत विरोधी आंदोलन का खेल पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। यहां पर मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं। संसद का सत्र चल रहा है। संसद के सत्र में कुछ कानून आ रहे हैं, कुछ बिल आ रहे हैं, कुछ विधेयक आ रहे हैं। उनमें से एक विधेयक है FCRA का विधेयक। सरकार बड़ी गंभीरता से इस पर काम कर रही है। विदेशी अंशदान नियमन कानून यानी कि FCRA, यह भी विधेयक आ रहा है। और यह विधेयक आ रहा है तो इसकी बड़ी हलचल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। सबसे ज्यादा अमेरिका और चीन में हो रही है। इसकी परतें आज मैं खोलूंगा, आपको विस्तार से समझाऊंगा कि क्यों इसकी चर्चा हो रही है और क्यों एक वर्ग इस विधेयक को लेकर परेशान है, खासकर तमाम संस्थाओं में। मैं हर संस्था की बात नहीं कर रहा है, मैं रुक कर आपको कुछ समझाना चाहता हूं। इस देश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस देश में महिलाओं के लिए, पर्यावरण के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ित और शोषित वर्ग के लिए, जंगलों के लिए काम कर रहे हैं, जानवर के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशों से फंड लेकर देश में एक व्यू रचना रच रही हैं। अब तमाम सारी बातों के बीच विदेशों से आने वाला कोई भी पैसा भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर आसान शब्दों में आप समझें कि जब भी कोई भारतीय व्यक्ति गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO, ट्रस्ट या संस्था विदेश से किसी भी रूप में कोई आर्थिक मदद या डोनेशन लेती है, तो उस पर इस कानून का कड़ाई से, नियम से पालन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी धन के इस्तेमाल में पूरी तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है, ताकि भारत के घरेलू मामलों में किसी बाहरी ताकत का अनुचित प्रभाव ना पड़े। ऐतिहासिक रूप से यह कानून सबसे पहले 1976 में आपातकाल के दौरान अस्तित्व में आया था। 1976 में जब सरकार थी वो इस कानून को लेके आई थी। क्यों लेके आई थी यह भी मैं आपको बताऊंगा। जब देश में विदेशी खुफिया एजेंसियों के दखल की आशंका जताई गई थी, इसके बाद साल 2010 में इसे फिर से पुनर्गठित किया गया था। 84 में भी किया गया था, 10 के पहले 84 में भी किया गया था।
ताकि बदलते वैश्विक दौर में डिजिटल और वित्तीय लेन देन पर नजर रखी जा सके। इस कानून के तहत विदेशों से पैसा प्राप्त करने वाली हर संस्था को गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, जिसकी वैधता 5 साल की होती है। बिना मान्यता के कोई भी विदेशी फंड लेना पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाता है। नए दौर में इस कानून को और सख्त किया जा रहा है ताकि विकास कार्यों के नाम पर मिले पैसों का दुरुपयोग देश विरोधी गतिविधि, प्रोजेक्ट विरोधी गतिविधि या माहौल खराने के लिए या राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए ना किया जा सके। मैं जो बोल रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा और ठहरते जाइएगा। संक्षेप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अब विदेशों से जो भी पैसा किसी भी एनजीओ को मिलेगा, वो सरकार जानेगी कि पैसा कहां से आया है, क्यों आया है, कहां पर खर्च होना है, यानी कि पाई पाई का हिसाब आपको देना होगा। पहले क्या होता था, रुकिए और सुनिए, मैं आपको समझाता हूं। पहले विदेश से किसी संस्था को डोनेशन मिला, वो संस्था अपने अधीन काम करने वाली कई छोटी छोटी संस्थाओं को पैसे बांट देती थी। उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। आपने कहां दिया, एक रिपोर्ट मंगाई, एक रिपोर्ट सबमिट कर दी कि सुदूर आदिवासी इलाके में हमने करीब 50 या 100 संस्थाओं को इतना इतना पैसा दे दिया। वो पैसा आपने दिया, नहीं दिया, कितना दिया, उस पर क्या काम हुआ, कुछ नहीं पता। और वो पूरा पैसा बदल रहा है। पैसा आ रहा है डॉलर में और आप उसको बांट रहे हो रुपए में। यह पूरा एक बड़ा नेक्सस है। इसी पर केंद्र सरकार की नजर टिक गई है और इसी को लेकर स्पष्टता अब सरकार करने जा रही है, क्योंकि विदेशी फंडिंग के साथ पर्दे के पीछे का जो खेल है वो एक ऐसी साजिश हो सकती है जिसमें देश के लोग ही किसी भटकाव में आ जाएं और देश का नुकसान कर दें। अब यह नहीं होगा। इस बात को लेकर हम आपको कई तरीकों से समझाने वाले हैं, जबकि यह भी बता दूं कि नेक कार्य के लिए आने वाले विदेशी फंड को लेकर ना तो कोई रोक होगी और ना इस पर कोई कार्रवाई होगी। बस केवल इतना होगा कि आपकी कोई संस्था है, आपकी कोई एनजीओ है, उसमें जो विदेशों से डॉलर में पैसा आ रहा है, चीन से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, वो कितना आ रहा है उसके लिए आपको अलग से एक अकाउंट खोलना होगा। और वो पैसा आप कहां दे रहे हो, किस संस्था को दे रहे हो, उससे गाड़ी कौन सी खरीद रहे हो, उससे जमीन कौन सी खरीद रहे हो, जरा हमको ये बता दो। पहले कुछ नहीं। भारत सरकार के संसद में लाए जा रहे इस संशोधन की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? पुराने नियमों की कमियां और उनका फायदा उठाकर कई संदिग्ध संगठन विदेशी धन का अनुचित लाभ उठा रहे थे। वर्तमान दौर में विदेशी फंडिंग का पैटर्न बेहद जटिल और डिजिटल हो चुका है। पहले जहां सीधे तौर पर पैसे भेजे जाते थे, वहीं अब फर्जी कंपनियां, शेल अकाउंट और इनडायरेक्ट तरीके से करोड़ों की विदेशी मुद्रा भारत में झोंकी जा रही थी। पुरानी व्यवस्था में यह किसी संस्था का लाइसेंस रद्द या खत्म हो जाता था तो उस संस्था द्वारा विदेशी फंड से बनाई गई करोड़ों की संपत्ति और एसेट का क्या होगा, इस पर कोई स्पष्ट कानून प्रावधान नहीं था। इसी लूपहोल का फायदा उठाकर कई संगठन लाइसेंस खत्म होने के बाद क्या करते थे, अपने एसेट का इस्तेमाल अपनी पुरानी गतिविधियों को